मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की टेली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे सभी क्लासेस के वीडियो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और उन्हें अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं ये वीडियो को शुरू करता हूं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि अगर हमें टैली को बहुत अच्छा बारीकी से समझना है तो हमें टैली के कुछ फंक्शंस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें इन फंक्शंस के बारे में अच्छा नॉलेज है तो हमारी पकड़ टैली पर बहुत अच्छी होगी। तो अब ये फंक्शंस क्या हैं जिनके बारे में हमें बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो जस्ट हैव ए लुक। सम बेसिक फंक्शंस ऑफ टैली। तो टैली के जो इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड ट्रांजैक्शन, देन डिस्काउंट, देन लायबिलिटी, देन एसेट्स। तो टैली के ये 5 ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हम सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, कैपिटल। तो अब ये कैपिटल क्या है? तो सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी पैसा व्यापार के लिए लगता है तो उस रकम को कैपिटल बोलते हैं, राइट। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बिजनेस को 1 लाख रुपए से शुरू किया तो यहाँ 1 लाख रुपया ये कैपिटल कहलाएगी, अर्थात इस अमाउंट से उसने अपने बिजनेस को शुरू किया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए से बिजनेस को शुरू किया, इस 2 लाख में से 1 लाख रुपए उसकी स्वयं की पूंजी है और 1 लाख रुपए उसने अपने मित्र से एज ए लोन ले रखे हैं और उसने ये दोनों रकम अपने बिजनेस को शुरू करने में लगाई। तो इस केस में इस व्यक्ति की कैपिटल क्या होगी? ओके, तो इस व्यक्ति की कैपिटल होगी 1 लाख रुपए, अर्थात जो उसकी स्वयं की पूंजी है वही कैपिटल कहलाती है, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कैपिटल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं स्थिर पूंजी। तो स्थिर पूंजी क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी पूंजी जो किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लगाई जाती है। अब यह संपत्ति कैसी? जो एक लंबे समय तक बिजनेस में रहती है, जैसे मशीनरी, लैंड, एनी बिजनेस प्लांट। तो ये एक ऐसी संपत्तियां हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात इन सभी संपत्तियों को व्यक्ति अपने बिजनेस को रन करने के लिए परचेज करता है। तो ऐसी संपत्ति फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिक्स कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए लगाई जाती है। फिक्स एसेट्स जैसे अभी हमने देखा, मशीनरी, लैंड और एनी बिजनेस प्लांट, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो ये सभी की सभी एसेट्स बिजनेस के यूज़ के लिए सामने वाले व्यक्ति ने परचेज करी, तो ये सभी फिक्स एसेट्स कहलाती है, राइट। दूसरे टाइप की कैपिटल, इसे हम बोलते हैं मूवेबल कैपिटल, अर्थात कार्यशील पूंजी। तो हम बोल सकते हैं
कि ये ऐसी पूंजी होती है जो किसी बिजनेस के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अर्थात बिजनेस के जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति जिस पूंजी को यूज़ करता है वो मूवेबल कैपिटल कहलाती है। राइट। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक विशेष नोट पर केंद्रित करना चाहूँगा, वो ये कि अगर बिजनेस के पास में किसी भी प्रकार का स्टॉक रखा है तो ये भी एक प्रकार से उसका कैपिटल है। और ओनरशिप इन अ कंपनी, अर्थात किसी व्यक्ति की ओनरशिप किसी कंपनी में, ये भी कैपिटल के जैसे ट्रीट करी जाएगी। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। तो अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? तो सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि लेन देन करने के प्रोसेस को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो लेन देन शुरू किए, तो ये जो लेन देन की प्रोसेस है ये ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब लेन देन में क्या आ सकते हैं? लेन देन के अंदर सर्विसेज भी आ सकती है या प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होगा कि अगर हम किसी सामने वाली कंपनी से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते हैं तो ये प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और इसी प्रकार अगर हम सामने वाली कंपनी से सर्विसेज को परचेज या उसे सेल करते हैं तो इसे हम बोलेंगे सर्विस ट्रांजैक्शंस। करेक्ट। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ ए टैली जिसका नाम है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई कंपनी का मालिक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के यूज़ को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को वो जो अमाउंट एज ए गिफ्ट देता है वो डिस्काउंट कहलाता है। तो यहाँ पर कंपनी के मालिक का मेन एम यही है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसे बढ़ाने के लिए वो अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट के रूप में कुछ आकर्षक गिफ्ट देता है। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वो डिस्काउंट होता है जो सेलर अपने कस्टमर को एज ए गिफ्ट देता है। तो सेलर अपने कस्टमर को ये गिफ्ट के रूप में क्यों देता है? तो उसका मेन अटेंशन यही है कि सामने वाला कस्टमर उसके प्रोडक्ट को यूज़ या उसके प्रोडक्ट के यूज़ को बढ़ाने के लिए वो इनसे ये सभी प्रोडक्ट परचेज करता है। तो नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट होल सेलर्स को दिया जाता है। होल सेलर का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो किसी सेलर से एक बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, अर्थात भारी मात्रा में वो प्रोडक्ट सेलर से लेते हैं। तो भारी मात्रा में जब वो इन सभी प्रोडक्ट को सेलर से लेते हैं तो सेलर उन्हें गिफ्ट के रूप में ट्रेड डिस्काउंट प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब सेलर ने अपने कस्टमर्स को या होल सेलर्स को ट्रेड डिस्काउंट दिया
तो ये ट्रेड डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस पर दिया जाता है। लिस्टेड प्राइस का मतलब कि प्रोडक्ट पर जो रेट लिखा होता है उस पर सेलर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। इसी लिस्टेड प्राइस को हम रिटेल प्राइस या सेल वैल्यू भी बोलते हैं। करेक्ट। तो जब सेलर अपने कस्टमर या होलसेलर को ट्रेड डिस्काउंट देता है तो वो इस अकाउंट की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करता। करेक्ट। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट। दूसरे प्रकार का डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। तो अब ये कैश डिस्काउंट क्या है? तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये है कि सेलर ने अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट दिया। क्यों दिया? जब कस्टमर ने सेलर को सही टाइम से पेमेंट दिया तो कस्टमर को एज ए गिफ्ट कैश डिस्काउंट सेलर की तरफ से दिया जाता है। करेक्ट। दैट इज कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड, अर्थात अगर हमें सामने वाले व्यक्ति ने सही टाइम पर पेमेंट दिया है तो हम उन्हें कैश डिस्काउंट देते हैं। और यहाँ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। राइट। सेकंड प्रकार का कैश डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, अर्थात अगर हमने सामने वाले व्यक्ति को सही टाइम से पेमेंट किया तो उसने हमें कैश डिस्काउंट दिया। तो यहाँ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। करेक्ट। अब ये कैश डिस्काउंट हमेशा नेट वैल्यू पर दिया जाता है और जब किसी सामने वाले व्यक्ति को कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलर इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट। ओके। अब हम इसी को अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे कि एक व्यक्ति ने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा तो हमने उस व्यक्ति को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए। तो अब हमें इस एग्जाम्पल में ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ कौन सा डिस्काउंट नेट वैल्यू या लिस्टेड प्राइस पर लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सिचुएशन में प्रोडक्ट पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा या कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर एक मैंने नोट विशेष रूप से आपके लिए बनाया है कि इफ़ बोथ डिस्काउंट्स आर गिवन ऑन ए प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट पर दोनों डिस्काउंट दिए जाते हैं, देन फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एंड आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले कैश डिस्काउंट दिया जाएगा और इसके बाद करेक्शन, इस सिचुएशन में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा और उसके बाद में कैश डिस्काउंट प्रोडक्ट पर ऑफर किया जाएगा। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सोल्ड गुड्स टू चंदन फॉर ₹1 lakh allowing 5% cash discount and 10% trade discount. Half of the amount was received by check. तो हमने
एक व्यक्ति जिसका नाम चंदन है उसको 1 लाख रुपए का सामान बेचा और हमने उसे 5% कैश डिस्काउंट और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो उसने हमसे बोला कि आप डिस्काउंट की कैलकुलेशंस के बाद मुझे अमाउंट बताओ, उसका हाफ अमाउंट मैं आपको चेक के थ्रू दे दूंगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि किसी भी प्रोडक्ट की ग्रोस वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो इस केस के अंदर ग्रोस वैल्यू ऑफ सेल 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए पे सबसे पहले हम 10% ट्रेड डिस्काउंट चंदन को देंगे, अर्थात 10% ट्रेड डिस्काउंट ग्रोस वैल्यू में से माइनस होगा। तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए में से 10,000 माइनस होने के बाद टोटल वैल्यू आएगी 90,000। अब 90,000 में से 45,000 यहाँ कैश ट्रांजैक्शन है और 45,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अर्थात ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अमाउंट सामने वाला व्यक्ति हमें बाद में देगा। तो हाफ ऑफ द पेमेंट अर्थात 45,000 रुपये जो हमें कैश के रूप में मिले, तो इस कैश अमाउंट पर हम चंदन को 5% कैश डिस्काउंट देंगे, अर्थात 45,000 का 5% 2,250 रुपये होगा, जो 45,000 में से माइनस होगा और कुल वैल्यू बनेगी 42,750। तो चंदन को हमें, अर्थात चंदन जो हमें चेक देगा उस चेक का अमाउंट 42,750 होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.